Bismillahirrahmanirrahim. Dear aspirants, Assalamu alaikum. बाबर नदीम here. Dear aspirants, आज हम जर्नल क्लासेस एक्ट को देखेंगे। जर्नल क्लासेस एक्ट 1897। तो आज जो इसका टॉपिक है लेक्चर का, फर्स्ट लेक्चर है और वो है ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अच्छा डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ एक मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि जो फेडरल फेडरल लॉज हैं उस यानी फेडरेशन के लिए जनरल क्लासेस एक्ट अलहदा है, जो कि जनरल क्लासेस एक्ट 1897 है, और जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए जनरल क्लासेस एक्ट जो है वो अलहदा है। वो मेरा ख्याल है 1956 है शायद। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी मैं जब ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्लियर करूंगा जनरल क्लासेस एक्ट का, तो एक तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह अप्लाई होगा। लेकिन इसका जो 1897 का जो एक्ट है, इसका कनेक्शन होगा सिर्फ फेडरल लॉज के साथ। मसलन अगर एक लॉ जो है वो फेडरल लॉ है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट पाकिस्तान पीनल कोड है, ठीक है, तो वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, तो फिर उसके ऊपर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 अप्लाई होगा, ना कि उसके ऊपर जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो 1956 जो है वो अप्लाई होगा। आज का लेक्चर जो है वो बहुत अहम है, और अगर मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो गया कि एक जनरल क्लॉजेज एक्ट का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है, तो फिर इसकी रीडिंग करने में और इसको समझने में हमारे लिए किसी किस्म का जो है वो कोई इशू जो है वो बाकी जो है वो नहीं रहेगा। अच्छा डियर एस्पिरेंट, मेरी एक बात सुने। कोई भी लॉ होता है ना, कोई भी, अच्छा एक चीज वाजे कर दूं, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको ऑब्जेक्ट एंड पर्पस के ऊपर लेके आऊं। तो मैं आपको एक जो बात कहने लगा था वो ये था कि किसी भी एनेक्टमेंट की जो सबसे बड़ी खूबी जो होती है वो होता है कि उसकी जो वर्डिंग होती है वो प्रिसाइज और कंपैक्ट होती है। प्रिसाइज और कंपैक्ट से जो है वो क्या मुराद है? देखिए मेरी एक बात सुने, हम कोई भी जो वेयर एक्ट है, कोई भी वेयर एक्ट जो है उसको जो है वो ओपन कर लेते हैं। फर्ज करें कि मैंने सीआरपीसी ये जो है वो आपके सामने जो है वो ओपन किया है, तो इसका जो सेक्शन 4 जो है, इसका सेक्शन 4 वो है इसकी डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है एडवोकेट जर्नल बेलेबल ऑफेंस, ये एक सेक्शन के अंदर डेफिनेशन देने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई बात गौर से सुन लो कि ये डेफिनेशन हो सकता है कि आगे चल के 150 2000 दफा इस्तेमाल हो, तो 2000 दफा इसको डिफाइन नहीं किया जाएगा। एक दफा आपको बता दिया गया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जब इसका रेफरेंस आएगा आगे, तो आपने इसको इस सेक्शन के साथ जो है वो मिला के पढ़ लेना है। तो बेसिकली देखें, वो जो मैंने बताया था ना कि एक अच्छी एनेक्टमेंट की खूबी ये होती है कि वो प्रिसाइज और कंपैक्ट होता है, उसमें रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स नहीं होती। तो उसको कैसे कवर किया जा रहा है? फर्ज करें, मैं एक बात बताता हूँ, ये वर्ड है चार्ज, आपके सामने वर्ड क्या है? चार्ज। एक मिनट ठहरिएगा, मैं वर्ड चार्ज ढूंढने लगा। ठीक है, आप ये गौर करें, अगर आपको ये नजर आ रहा है, ये मैं बड़ा करके दिखा सकूं आपको, मैं अगर आपको बड़ा करके दिखा सकूं, 419 बार चार्ज का जिक्र है किसमें? सीआरपीसी में। कितनी दफा? 419 बार। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर ये डेफिनेशन क्लास में ना लिखा होता, अगर ये डेफिनेशन क्लास में चार्ज ना लिखा होता, तो इसका मतलब है फिर 419 दफा उसको जाके जो है वो क्या करना पड़ता? डिफाइन करना पड़ता। तो ये हो गया एक डेफिनेशन क्लास का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस हो गया। क्या? कि जो वर्ड्स बार बार इस्तेमाल होते हैं किसी एक्ट के अंदर, उनको उन डेफिनेशन क्लास के अंदर दे दिया जाता है, ताकि फिर उनको बार बार जो है वो डिफाइन ना करना पड़े।
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब मजे की बात सुने। मैंने सीआरपीसी खोली हुई है आपके सामने, और इस सीआरपीसी में जो वर्ड बार बार डिफाइन हो रहे हैं उनको कहा गया है क्या, कि वो सेक्शन 4 में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो डेफिनेशंस किसी एक्ट के अंदर दी होती हैं, वो होती हैं स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर दैट एक्ट, वो उस एक्ट में अप्लाई हो रही होती हैं। लेकिन आज आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा हूं कि बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी होती हैं जो किसी आम फेडरल या प्रोविंशियल एक्ट के अंदर जो हैं वो बिल्कुल नहीं लिखी होती, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पे डिफाइन किया गया होता है। उनको कहते हैं जर्नल डेफिनेशंस। क्या कहते हैं? जर्नल डेफिनेशन। और वो कहाँ पे जाके डिफाइन है डियर एस्पिरेंट्स? वो जाके डिफाइन है जर्नल क्लासेस एक्ट। तो एक एक्ट की जो यानी उसके बारे में जो टर्म्स होती हैं, सर्टेन टर्म्स, या तो वो उसी एक्ट के अंदर डिफाइन हो रही होती हैं, और अगर वो जर्नल टर्म्स हैं यानी वो सारे फेडरल लॉज के लिए सेम हैं, तो वो फिर कहाँ पे जाके अप्लाई हो रही होती हैं? वो जर्नल क्लासेस एक्ट के अंदर जाके अप्लाई हो रही होती हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आप, ये सीआरपीसी है ना, ईयर ईयर देखें, इसमें ईयर देखें। ईयर को ईयर कितनी दफा आया है? 431 टाइम मेरे सामने आ रहा है कि सीआरपीसी में ईयर का वर्ड कितनी दफा आया है? 431। और मंथ का वर्ड कितनी दफा आया है? मंथ का वर्ड कितनी दफा आया है? अबाउट 93 टाइम आया है सीआरपीसी के अंदर। किसका जिक्र? मंथ का जिक्र। अब आप गौर करें कि ये ईयर और ये जो मंथ है ये सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको जनरल क्लॉसेस एक्ट में लेके जाऊं और इसमें मैं अगर आपको बता सकूं या दिखा सकूं, तो आप देखेंगे कि ये देखें, ये फाइनेंशियल ईयर की ये ईयर की डेफिनेशन की हुई है, ईयर की है। इसी तरह मंथ की भी कहीं पे जो है वो डेफिनेशन जो है इसने यकीनन जो है वो जो है इसने जो है वो दी होगी, अगर मैं आपको दिखा सकूं। अच्छा, एक मैंने आपको टिप बताया था, अगर कोई वर्ड ना मिले तो उसको फाइंड, ये देखें मंथ, मंथ की डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर जो है वो दी है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने चीज पढ़ी वो ये पढ़ी है कि भाई किसी भी एक्ट के अंदर जो होती हैं, या तो सर्टेन टर्म्स उसी के अंदर इंटरप्रिटेशन क्लाज में डिफाइन कर दी जाती हैं, और अगर वो जनरल डेफिनेशंस होती हैं तो उसका मकसद क्या होता है? जनरल डेफिनेशंस होती हैं तो वो जनरल क्लासेस एक्ट में डिफाइन किया जाता है, और उसका मकसद क्या होता है? नंबर वन, अब गौर सुनिएगा, मैं लेक्चर की डेप्थ की तरफ यानी अपने मेन पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। नंबर वन के जर्नल क्लॉसेस एक्ट का जो मकसद है वो ये है कि एक तो ये है कि रेपिटेशन ऑफ टेक्स्ट को बचाना। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ टेक्स्ट को कैसे बचाना है? कि जो डेफिनेशंस बार बार हर एक्ट में सेम हैं उनको एक जगह पे जो है वो क्या कर दिया जाए? वो डिफाइन कर दिया जाए। एक तो ये हो गया, प्रिसाइज किस्म की जो है वो लेजिस्लेशन हो जाए। दूसरा, गौर करें, टू टू प्रोवाइड a universal or uniform definition of certain terms in order to avoid any dispute or conflict। देखिए, अगर एक वर्ड ईयर या मंथ है और वो जो वर्ड है वो अगर उसकी डेफिनेशन को पेट कर दिया जाए, तो फिर जितने भी एक्ट्स होंगे उसमें यूनिफॉर्मली वो डेफिनेशन पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर हर एक्ट के लिए हर एक्ट अपनी वो एक डिफरेंट डेफिनेशन बना ले, तो फिर जो वो एक्ट्स होंगे, जो स्टैट्यूट्स होंगे, उनके दरमियान क्या आ जाएगा? कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो फिर नंबर दो जो पर्पस है वो क्या हुआ भाई? मैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं जो है वो कंक्लूड करता हूँ। जो अब तक पढ़ा है वो ये है
कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है जनरल क्लॉजेज एक्ट का, वो है टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ अ स्टैट्यूट और टू प्रोवाइड अ प्रिसाइज कंपैक्ट, वो क्या कहते हैं लूनेट, वो कहते हैं लिकॉनिक भी कहते हैं शायद इसको, कि प्रिसाइज किस्म की जो है वो वर्डिंग प्रोवाइड की जाए, रेपिटेशन को जो है वो अवॉइड किया जाए। फिर नंबर 2 पे मैंने आपको जो उसका बताया वो ये था, टू टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्मिटी अमंग द legislations of different time by provided by providing same definitions of जर्नल नेचर। अब तीसरा जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है ना भाई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जर्नल क्लॉजेज एक्ट का। वो क्या है, जनरल क्लॉजेज एक्ट का जो तीसरा पर्पस है वो ये है कि वेयर अ लेजिस्लेशन फेल टू डिफाइन सम टर्म, जहां पे एक लेजिस्लेशन जो है वो किसी टर्म को डिफाइन करना जो है वो ओमिट कर दिया है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उस सूरत में वो सर्टन टर्म्स प्रोवाइड करना, उनको इंटरप्रेट करना, ताकि एक यूनिफॉर्म रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, जो जो थर्ड ऑब्जेक्ट एंड पर्पस बता रहा हूँ, ये जब हम उसको पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट को, तो इंशाल्लाह उसमें ये जो है ये थर्ड जो ऑब्जेक्ट है इसका जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। अच्छा, अब मैंने जो अभी तक आपको जो जनरल क्लॉजेज एक्ट का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस बताया है, मैं उसको जो है मैंने टाइप किया आप लोगों के लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो अब हम उसकी थोड़ी सी जो है वो हम उसकी जो है वो रीडिंग भी जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। ले जी, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1816 ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। Number 1. To shorten the language of statutory enactment by providing general definitions of several terms frequently used in several acts. मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है उस पे आपको किसी किस्म की जो है वो कंफ्यूजन है। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद जो नंबर 2 है इसमें, वो है टू to bring uniformity of expression in statutory enactment, to give general definition to series of terms frequently used in those enactment। फिर उसका दूसरा ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या हो जाएगा कि जब एक जर्नल डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी तो मुख्तलिफ जो एनेक्टमेंट्स होंगे उनकी जो इंटरप्रिटेशन होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक जो है वो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी जब सबके लिए एक ही डेफिनेशन होगी। और तीसरा क्या है, टू टू प्रोवाइड सर्टेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑन सर्टेन पॉइंट्स वेयर स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट इज साइलेंट। फर्ज करें कि अगर सीआरपीसी में ईयर की डेफिनेशन नहीं दी तो वो ईयर की डेफिनेशन कैसे इंटरप्रेट होगी वो कौन बताएगा, वो जनरल क्लॉजेज एक्ट बताएगा। तो बेसिकली एक जो एनेक्टमेंट है वो 3 वे में क्या कर रही है कि जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस हैं उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी ला रही है विद रिस्पेक्ट टू देयर मीनिंग, विद रिस्पेक्ट टू देयर इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अब हम ना ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, अब हम जरा इसकी वो भी देख लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको भी एक नज़र जो है हम लोग जो है वो उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है सिग्निफिकेंस, कह रहा है जी सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, इट इज कॉल्ड लॉ फॉर ऑल अदर लॉज। लो जी, इसको लॉ ऑफ लॉज कहते हैं कि ये सारे लॉज का लॉज है। क्यों?
क्योंकि ये उनकी जितनी भी वो जर्नल टर्म्स है उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, एज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग अदर लॉज, इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम ऑफ ड्राफ्टमैन ऑफ एन एक्ट बाय गिविंग जर्नल मीनिंग टू सर्टेन टर्म्स। देखिए जब जो 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 एक्ट को बना रहा है, जब उसको पता होगा कि जर्नल डेफिनेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड है ईयर की ये वो, तो वो कभी भी उसको फिर वहां पे उसको उस एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज में जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं लिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी ये जर्नल डेफिनेशन जो है वो जर्नल क्लॉजेज एक्ट में जो है वो प्रोवाइड की गई है। इट आल्सो गिव मीनिंग टू सर्टेन टर्म्स नॉट मेंशन इन द स्टैट्यूट्स। तो आपने इसकी इम्पोर्टेंट, इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको भी आपने जो है वो क्या किया है, आपने देख लिया है। तो फिर इसके साथ ही मैं आज का जो लेक्चर है उसका एंड करता हूँ। हमने ऑब्जेक्ट देख लिया, पर्पस देखा, सिग्निफिकेंस देख ली। होप कि आप लोगों को समझ आई है। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे हिम्मत दे और मेरे पास मैं टाइम आप लोगों के लिए जो है वो स्पेयर कर सकूं, और जो हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं हम उसको जो है वो कंप्लीट कर सकें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट्स के थ्रू पूछ लें, अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं कमेंट्स के थ्रू अप्रिशिएट कर लें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।